हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूम कैप। मैं हूं आपकी मैथ्स ओलंपियाड ट्रेनर जोहा खानम और मैं प्रिपेयर कराऊंगी आपको कैसे क्रैक करने हैं अपने ओलंपियाड्स के एग्जामिनेशन। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स पोर्शन। ओके, आई एम अ सर्टिफाइड एसओएफ ट्रेनर एज वेल एज आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस टीचिंग करियर, राइट। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये एक जनरल टॉपिक भी है, बट अकॉर्डिंग टू मी जो करंट सिनारियो चल रहा है ना, जो डिजिटाइजेशन चल रहा है, हम जितना ऑनलाइन होते जा रहे हैं, जितना डिजिटल होते जा रहे हैं चीजों में, अकॉर्डिंग टू दैट एरा दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर मैं बात करूं तो टॉपिक का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स। ओके, एंड दिस टॉपिक बिलोंग्स टू कैटेगरी फ्रॉम क्लास 6 to 8। मतलब आप जिस भी स्टैंडर्ड के बच्चे हो, चाहे आप 6th के हो, आप 7th के हो, आप 8th के हो, आपको ये सेशन जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है कि क्यों हम ग्राफ को अंडरस्टैंड करें, नीड क्या है। मैंने बात करी थोड़ी देर पहले डिजिटाइजेशन की, राइट। हम देख रहे हैं कि जितनी भी चीजें आजकल हो रही हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, देर आर आई थिंक फ्यू थिंग्स जो कि हमें जिसके लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता हो, वरना हमारी ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही हो जाती, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो आपको ट्रांसफर करना हो, मनी ट्रांसफर से रिलेटेड हो, एवरीथिंग एवरीथिंग इज ऑन। आप पढ़ भी रहे हो तो आप देखो, अब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। यू डोंट नीड टू गो टू एनी ट्यूशंस, यू डोंट नीड टू ट्रैवल। आपको अपने घर पे ही बैठ के अपने ही कंफर्ट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। सो देखिए, अगर ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो जितनी भी चीजें ऑनलाइन होती हैं उनका एक डेटा होता है, राइट। और डेटा अगर है तो वो डेटा कहीं तो सेव हो रहा होगा ना। अगर मैं इस टाइम आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी एक डेटा है, ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि मैं इस टाइम पे कौन से लैपटॉप से आपको पढ़ा रही हूँ, या आप अपने कौन से लैपटॉप से सेशन ले रहे हो, ये जितनी देर का सेशन होगा ये पूरा एक डेटा बन रहा है, राइट। और ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। लाइक इफ वी आर टेकिंग दिस सेशन वाया जूम, सो जूम जो होगा वो इस डेटा को अपने पास स्टोर करके रखेगा। अब आप सोचो, इतनी सारी डेटा कहाँ जाती होंगी, उसका हम क्या करते हैं। सो उस डेटा को, क्या अगर मैं कहूँ कि इसको हम कॉपी पेन लेके लिखने बैठे, तो इज इट पॉसिबल टू मैनेज दैट डेटा, या इज इट पॉसिबल टू रिट्राइव दैट डेटा। कभी हम उसको कभी किसी को पूछना हो कि क्या ये चीज हुई थी, तो क्या आप ढूंढ सकते हो इतनी सारी डेटा में? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो डेटा को रखने के लिए क्या किया जाता है, डेटा को रखने के लिए हम उसे एक ऐसे फॉर्म में रखते हैं जिससे कि डेटा को एक्सेस करना, डेटा को रिट्राइव करना, या डेटा को चेंज करना, डिलीट करना, मैनिपुलेट करना, एवरीथिंग बहुत इजीली पॉसिबल हो। ओके, सो डेटा को रखने के लिए हम उसे एक ऐसे सॉर्टेड फॉर्म में रखते हैं, जिसके लिए एक एग्जाम्पल आपने अपने क्लास 5th में पढ़ा है। पिक्टोग्राफ पढ़ा आपने लास्ट ईयर, है ना। सो पिक्टोग्राफ क्या चीज है? पिक्टोग्राफ एक तरीके का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ग्राफ होता है, जिसमें आप डेटा को समराइज करके पिक्चर्स के फॉर्म में शो करते हो, जहां आपको चीजें वर्ड्स में नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन वो पिक्टोग्राफ, वो जरा सा ग्राफ जिसमें पिक्चर्स होती है, वो आपकी सारी डेटा को समझा रहा होता है ना। सो ग्राफ वही चीज है, दैट वाज वन ग्राफ। आज के सेशन में हम और ग्राफ्स को देखेंगे और समझेंगे कि उन ग्राफ से डेटा कैसे समझनी है। जैसे आपने 5th क्लास में पिक्चर ग्राफ को समझना सीखा, वैसे और भी ग्राफ्स है जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ को अंडरस्टैंड करने की नीड क्या है। तो चार्ट्स और ग्राफ जो होते हैं, दीज आर ऑफन यूज्ड टू समराइज द डेटा। ओके, These are often used to summarize। Summarize का मतलब कोई भी डेटा है उसको छोटे में लिखना, है ना। अगर एक पेज का डेटा है तो हम उसे 3 या 4 लाइन में समराइज कर सके और वो पूरी डेटा हमें समझा सके। Nobody has such time कि वो एक एक पेज को पढ़े, या इतना टाइम नहीं होता। So everybody wants कि डेटा ऐसी हो कि बस हमें ज्यादा टाइम ना लगे और हमें समझ में भी आ जाए। So चार्ट होते हैं या ग्राफ होते हैं, ये ऐसी ही चीजें हैं जो डेटा को समराइज कर देती हैं। ठीक है, ये हमें इजी बनाती हैं डेटा को देखने में, और इससे हम, इस डेटा से हम ये भी काफी इजीली पता कर सकते हैं कि कितने चेंजेस आ रहे हैं। लाइक मैं अगर देखूं कि भाई, अगर जूम कंपनी अपना डेटा रिट्राइव करती होगी, अपने डेटा को चेक करती होगी कि कितने लोग जूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें एक ट्रेंड्स, एक वेरिएशन देखने को मिलता होगा कि हाँ, 2021 में जूम इतने लोग इस्तेमाल कर रहे थे, 2022 में ग्राफ बढ़ गया है, लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो एक एक पर्सन को नोटिस नहीं करते, दे हैव
देयर डेटा साइंटिस्ट, जो उनका काम, जो उनकी इस डेटा को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते होंगे, और वो सिर्फ उस ग्राफ को देख के समझते हैं कि हाँ हमारे डेटा में वेरिएशंस हो रहे हैं। तो ये चार्ट होते हैं, ये ग्राफ होते हैं, ये आपकी डेटा को समराइज करने के साथ साथ आपके लिए डेटा को समझना बहुत ईजी बना देते हैं। इवन आप उसे ये भी देखकर पता लगा सकते हो कि डेटा में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कब हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, कब हमारा ग्राफ ऊपर जा, इसका मतलब क्या है ग्राफ नीचे जाने और ऊपर जाने का। यही चीज हमें सीखनी है कि ग्राफ कौन सा है और ये ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट? चलिए, that is why it is important to understand the ways charts and graph display information. कैसे ये चार्ट और ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इसे समझना जरूरी है। ओके, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ग्राफ हमारा है बार चार्ट। ओके, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द बार चार्ट, ठीक है। और ये आपने क्लास 6 में अभी आप देख भी रहे होगे कि बार चार्ट क्या होता है, जिसमें बार्स बने होते हैं, ठीक। अब ये चार्ट जो बनता है वो कौन सी डेटा से बनता है? सो ये चार्ट बनता है डिस्क्रीट डेटा से। डिस्क्रीट डेटा, अब आप सोच रहे हो डिस्क्रीट डेटा कौन सी डेटा होती है? सो वो डेटा, जैसे कि मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे एक टेबल दी गई है आपको, है ना, जिसमें पेट बताया गया है और उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताए गए हैं। सो पेट है कैट, और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जिनके पास कैट है वो 12 है। 12 बच्चों के पास कैट है पेट के तौर पे, 14 बच्चों के पास डॉग है। अभी आपने जो 12 देखा, दिस इज एन एग्जैक्ट डेटा। डिस्क्रीट का मतलब डेटा एग्जैक्ट होनी चाहिए, कोई वेरिएशन उसमें नहीं, मतलब एक तरीके से हम उसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता, ठीक, एकदम एग्जैक्ट। 12 है तो 12, ना ये 12.5 होगा, ना ये 13 होगा, ना ये 12 से नीचे होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती 10 से लेकर 15, तो इसका मतलब 10 से 15 बच्चे हैं जिनके पास कैट है, तो ये 10 भी हो सकता है, ये 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो वो डेटा डिस्क्रीट नहीं हुई। फिर समझ रहे हैं मेरी बात? सो डिस्क्रीट डेटा का ही आप क्या बना सकते हो, बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सो डेटा दैट इज काउंटेड एंड हैज नो इन बिटवीन वैल्यू, जिस भी डेटा में कोई इन बिटवीन यानी कि बीच की वैल्यू नहीं होगी, वही डेटा हमारी डिस्क्रीट डेटा होगी, और उसी डिस्क्रीट डेटा को हम बार चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इस बार चार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इस बार चार्ट में आप देख रहे हो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक ये वर्टिकल एक्सिस होती है, ठीक है। लाइंस को हम ग्राफ में लाइन नहीं बोलते, एक्सिस बोलते हैं, AXIS, दिस इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। सो ग्राफ में, बार ग्राफ में एक वर्टिकल एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ठीक है। बार चार्ट मस्ट ऑलवेज हैव अ टाइटल एक्सप्लेनिंग व्हाट इट शोज। चार्ट में हमेशा आपको एक टाइटल नेम देना होगा, जिसे पढ़ के कोई भी आपकी डेटा को, आपके चार्ट को पढ़ के ये समझ सके कि ये चार्ट किस बारे में है, क्या शो कर रहा है। क्योंकि आप जो, जैसे ये थ्योरी लिखी है ना, मुझे ये थ्योरी नहीं लिख के समझानी, मुझे सिर्फ इतना सा ग्राफ देना है किसी को, और मुझे कुछ कहना भी नहीं है, वो इस ग्राफ से ही सारी इंफॉर्मेशन निकाल ले। तो अगर आप टाइटल नहीं दोगे तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आखिर ये चार्ट दिखाना क्या चाह रहे हैं हमें, right? So every bar chart, every chart, not even about bar chart, every chart shows some information and that should be written in the form of title, ठीक है। so यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या टाइटल है कि ये बार चार्ट है जो शो कर रहा है कितने बच्चों के पास कितने पेट्स हैं, ठीक है। चलिए, बार चार्ट्स मस्ट बी केयरफुली ड्रॉन टू शो द डेटा, ठीक है। ग्राफ तो आपको बहुत केयरफुली ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट है कि जो गैप होते हैं इन बिटवीन ईच बार, ये सब में होने चाहिए। देखो आप बार्स देख रहे हो, हर बार के बीच में ये गैप है, ये गैप्स होने चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट ड्रॉ द बार्स लाइक एक के बगल में एक आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। आपके बार्स के बीच में गैप होना चाहिए एंड दैट गैप शुड आल्सो बी कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कि जितना गैप आपने फर्स्ट बार के बीच में दिया था उतना ही आपको सेकेंड बार, थर्ड बार के बाद देना है। यू कैन नॉट चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द बार्स, ओके। गैप का डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर, विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज ईच बार मस्ट बी ऑफ द सेम विड्थ।
जितने भी बार्स आप बनाओगे अपनी डेटा को शो करने के लिए, उन सारे बार की जो विड्थ होनी चाहिए दैट शुड बी यूनिफॉर्म, वो एक होनी चाहिए। आप विड्थ चेंज नहीं कर सकते। इफ ये आपका 0.5 सेंटीमीटर है तो दिस शुड बी 0.5, दिस शुड बी 0.5, एवरी बार शुड बी 0.5। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ कि बार्स की विड्थ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बार्स के बीच में गैपिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बार्स पे टाइटल लिखा होना चाहिए, वो ग्राफ पे टाइटल लिखा होना चाहिए कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। एंड इसके बाद और दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी डेटा शो हो रही है कि ये टाइप ऑफ पेट है, और यहाँ पे डेटा शो हो रही है कि दीज आर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। सो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लिखा होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइप ऑफ पेट, ठीक है। और हर बार के नीचे आप देख रहे हो कि उस पेट का नाम है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। देन आप वर्टिकल एक्सिस पे भी देखो कि वर्टिकल एक्सिस क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो कर रही है। ये चीज लिखी हुई है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन की स्केलिंग करी गई है, ठीक है। सो स्केलिंग शुड बी यूनिफॉर्म, जैसे विड्थ यूनिफॉर्म होनी चाहिए वैसे ही स्केलिंग भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप 0 से 2 ले लो और 2 के बाद डायरेक्ट 10 ले लो, यहाँ पे नहीं। जितना आपने डिफरेंस मेंटेन किया है 0 के बाद, वही डिफरेंस, वही इंटरवल लेके आपको अपनी स्केल ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये स्केल कैसे पता चलेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम 0 to 4, क्या सारे ग्राफ में 0 2 4 6 8 ले लेंगे? नहीं, ये स्केलिंग आपको पता चलती है आपकी डेटा से, ठीक है। यहाँ पे जितनी आप डेटा देख रहे हो, देखो जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपकी डेटा जो है वो 8 5 7, मतलब ये सारे नंबर्स जो है ना ये बेटा 14 से नीचे के ही आ गए या 20 से नीचे मान लो। सो अगर आप 0 से 20 तक की इधर वर्टिकल एक्सिस पे 0 से 20 तक का एक स्केल ड्रॉ कर लेते हो 2 2 इंटरवल का, तो ये सारी डेटा कवर हुई जा रही है ना। और इसी डेटा पे बेस्ड आपका एक ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन इज मार्क्ड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, हमेशा हम नंबर लाइन को वर्टिकल एक्सिस पे मार्क करते हैं, ठीक है। द स्केल ऑफ दिस नंबर लाइन इज चूजन बेस्ड ऑन द डेटा रेंज, डेटा की रेंज देख के हम स्केल डिसाइड करते हैं कि हमें 0 2 4 लेना है या हमें 0 5 10 लेना है या हमें 0 10 20 लेना है, ये डेटा की रेंज पे डिपेंड करता है, ओके। उसके बाद आपका है कि जो डेटा की कैटेगरी है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखी जाती है। ईच एक्सिस मस्ट हैव अ लेबल एक्सप्लेनिंग व्हाट इट शोज, मतलब कि ये एक्सिस नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो कर रही है तो यहाँ लिखा होना चाहिए, ये एक्सिस पेट शो कर रही है तो यहाँ लिखा होना चाहिए, ये बार कौन सा पेट शो कर रहा है ये उसके अंदर भी आप लिख सकते हो, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम नीचे भी लिख सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप बार के अंदर लिख लो या आप बार के नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिख लो। So this is how the bar is drawn and इससे इस तरीके से आपको डेटा को समझने। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल है ये, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द बेकिंग ऑफ अ केक इन अ बेकरी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ये ग्राफ आपको ये दिखा रहा है, देखो टाइटल दिया गया है ग्राफ का, ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि मंडे टू सैटरडे के बीच में बेकरी में कितने केक बेक किए जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको एक ग्राफ दिखाया दैट वाज अ वर्टिकल ग्राफ, ये आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, ठीक है। सो दोनों ही तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ग्राफ के बार्स यूनिफॉर्म है, क्या ग्राफ में कोई गलती है? नहीं। इनकी गैपिंग यूनिफॉर्म है, यस। इनके बार्स की विड्थ यूनिफॉर्म है, यस। इनकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखा हुआ है कि ये क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ केक्स, ओके। वर्टिकल एक्सिस पे लिखा हुआ है कि ये डे शो कर रहे हैं, हर बार के नीचे उसका डे है, ठीक है। और ये पूरा ग्राफ एकदम परफेक्ट बना हुआ है। अब इस ग्राफ के परफेक्शन के बाद हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि इस ग्राफ से हमें क्या क्या डेटा रिट्राइव करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन सबसे पहला पूछा जा रहा है, ऑन विच डे वर द मिनिमम केक्स बेक्ड, कौन से दिन सबसे कम केक बेक किए गए। सो देखो सबसे कम जो बार का लेंथ है वो किसका है, वो इस दिन है, ट्यूसडे वाले दिन। और कितना है, तो आपको जैसे ये आपका बार यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से आप स्केल रख के ऐसे नीचे देखिए कौन सी यूनिट आ रही है, 10 10। ये क्या है, नंबर ऑफ केक्स, इसका मतलब ट्यूसडे वाले दिन सबसे कम केक बेक हुए और कितने, सिर्फ 10, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछ रहा था डे, सो वी विल राइट डाउन द आंसर ट्यूसडे, ओके।
नेक्स्ट है हाउ मेनी केक्स वर बेक्ड ऑन दैट डे। अब ट्यूसडे वाले दिन कितने केक बेक हुए, तो हमने देखा कि 10 केक्स बेक हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी केक्स वर बेक्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितने केक बेक हुए। मूव बैक टू ग्राफ, थर्सडे कहाँ है, थर्सडे ये है, ठीक है। थर्सडे को केक बेक हुए, इसके लिए आप यहाँ पे स्केल रखें, नीचे चेक करें कहाँ पे जा रही है आपकी स्केल, कहाँ कोलाइड कर रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये आपकी आ रहा है 35। दैट मीन्स ऑन थर्सडे 35 केक्स वर बेक्ड, राइट। सो इस तरीके से हम अपने ग्राफ को समझते हैं, ठीक है, और उससे डेटा को रिट्राइव करते हैं। अब देखिए जितनी चीजें बताई गई वो एक ग्राफ में कितने अच्छे से रिप्रेजेंटेड है ना। हमें वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं, हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं, हमने अपनी सारी डेटा इतने से ग्राफ में समराइज करके शो कर दी। तो कितना इजी हो जाता है डेटा को एक्सेस करना इससे। यही है हमारे ग्राफ का कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम ग्राफ्स पढ़ते हैं, राइट। चलिए ऑन विच डे 60 केक्स वर बेक, कौन से दिन 60 केक बेक हुए, तो भाई 60 कहाँ लिखा है, यहाँ, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम स्केल से इसको मैच कराएं तो ये आपका यहाँ जाके, दैट मीन्स ये कौन सा डे है, दिस इज सैटरडे, ठीक है। सो सैटरडे को 60 केक्स बेक हुए हैं। हाउ मेनी केक्स वर बेक्ड इन द होल वीक, पूरे हफ्ते में कितने केक्स बेक्ड हुए, ठीक है। सो इसके लिए हमें सारे हफ्ते का केक का डेटा निकालना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे आपके 60 हुए, यहाँ पे आपके अगर आप मैच कराओ तो ये होता है 50, दिस इज व्हाट 35 केक्स, हियर इट इज 20 केक्स, यहाँ पे 10 केक्स और यहाँ पे 15। अब आप सबको ऐड कर लो, 60 प्लस 50 110, 110 प्लस 35 145, 165, 175 एंड आफ्टर दिस 190, ठीक है। सो ऑल टोटल पूरे वीक में 190 केक्स बेक हुए हैं। Now state true or false. On Thursday, the number of cakes made is equal to the number of cakes made on Wednesday and Monday combined. Thursday को जितने केक बेक हुए हैं वो बराबर हैं अगर हम Wednesday और Monday के बेक हुए केक को कंबाइन कर दें। चलिए चेक करते हैं ग्राफ से। सॉरी, सो ओके, थर्सडे को आपका 35 केक बेक हुआ है, वेडनेसडे को 20 हुआ है और मंडे को 15। तो मंडे और वेडनेसडे को कंबाइन कर दिया जाए तो 35 केक्स बनते हैं, जो कि सेम है थर्सडे। सो व्हाट द एक्सप्रेशन स्टेटमेंट वाज आस्किंग यू वाज ट्रू। ओके, सो स्टेटमेंट आपकी ट्रू थी, सो यू कैन राइट डाउन यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो हाउ इजी इट वाज, कितना इजी था ग्राफ को रीड करना, ठीक है। और जितना आपका रीड करना इजी है ना, उतना ही ग्राफ को बनाना भी इजी है। इन एनी डे, इन एनी सेशन वी विल डिस्कस हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स। अगर डेटा गिवन है तो उससे ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। आज हम सेशन सिर्फ इस पे ले रहे हैं कि आपको कैसे सारे ग्राफ्स रीड करने, क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहा है ये समझना है हमें। चलिए दूसरे चार्ट्स पे चलते हैं, कंपैरेटिव बार चार्ट्स। मतलब ये भी बार ग्राफ ही होते हैं, बट इसमें आपको 2 दे दिए जाते हैं या 3 भी बार्स हो सकते हैं। सो आपको इस वाले बार से ना एक कंपैरिजन देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं, देखो ये बार है, ये बार शो कर रहा है पेट्स, ठीक है, टाइटल। नीचे की आपकी लाइन शो कर रही है टाइप ऑफ पेट्स, यहाँ पे शो हो रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब बात करी जा रही है नंबर ऑफ बॉयज। ये जो रेड कलर का बार है ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ग्रीन कलर का बार है ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैट बॉयज और गर्ल्स में किसके पास कितनी है ये कंपेरिजन आपको यहाँ से मिल रहा है। वैसे ही डॉग बॉयज और गर्ल्स में किसके पास कितने हैं वो भी आपको। तो जब हम एक कंपैरिजन शो करना होता है 2 या 3 क्वांटिटीज में, तो वो भी शो किया जा सकता है। उसके लिए हम कंपैरेटिव बार ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब इसमें भी भाई बार है तो डेटा कैसी होनी चाहिए, डिस्क्रीट होनी चाहिए। सो डेटा डिस्क्रीट होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे आपको दी गई है कि भाई 7, 5, 6, 8 एग्जैक्ट नंबर दिए गए हैं, दैट दिस इज ओनली डिस्क्रीट डेटा। We can draw a grouped bar chart to show this data. In this bar chart, each category has more than one bar. ऐसे बार चार्ट में जहाँ पे हम जिन्हें हम कंपैरेटिव बार चार्ट कहते हैं, वहां हर कैटेगरी में एक से ज्यादा बार होते हैं। और जब हम कंपैरिजन शो करते हैं ना, तो उन दोनों बार्स को एक दूसरे के जस्ट बगल में रखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि जब हम कंपैरिजन शो कर रहे हैं तो वो दोनों बार्स एक दूसरे के जस्ट बगल में होते हैं, उनके बीच में कोई गैपिंग नहीं होती। फिर नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रॉ करने से पहले हमें बीच में गैपिंग रखनी पड़ती है, ठीक है। सो हर कैटेगरी के बीच में गैपिंग है, बट एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर 2
जो कंपैरिजन हो रहे हैं दो लोगों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उनमें आपका गैपिंग नहीं होता। सो ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखने हैं और देखने टाइम भी ध्यान रखने कि अगर ये अगल बगल है दैट मीन्स इनमें कंपैरिजन हो रहा है। ओके, समझ गए? चलिए अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। Let's see an example. So observe this bar graph which is showing the data collected by a survey of a city. एक सिटी पे सर्वे किया गया और उससे जो डेटा कलेक्ट की गई उसे हमने इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, राइट? देखिए अब ये ग्राफ की हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको दिखा रही है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस दिखा रही है कि कौन सा स्पोर्ट कितने परसेंट प्रेजेंट लाइक कर रहे हैं या उसको खेलते हैं। ठीक है, एक सिटी के अंदर स्पोर्ट्स पे सर्वे किया गया है कि कौन सा स्पोर्ट कितने परसेंट लाइक कर रहे हैं और उस डेटा को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया। समझ आ गया? टाइटल से क्लियर हो गया कि भाई हमें क्या बताना चाह रहा है ये ग्राफ। अब हम देख रहे हैं कि भाई बगल बगल, इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है। अब ये ग्रीन ग्राफ कौन है? वो स्पोर्ट जो सिर्फ लोग देखते हैं, खेलना पसंद नहीं है उन्हें। और ये पर्पल बार आपको ये दिखा रहा है कि ये वो लोग हैं जो खेलना भी पसंद करते हैं। ठीक है, ये खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ उस स्पोर्ट को देखना पसंद करते हैं। ठीक, अब उसके आपके डेटा दी गई है, चाहो तो आप अपनी डेटा अभी यहीं पे लिख लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते। कहने का मतलब कि भाई ये ग्रीन वाला है, यहाँ से देखो तो इसका मतलब 1200 लोग हैं जो फुटबॉल को सिर्फ देखना पसंद करते हैं। और अगर हम यहाँ से पर्पल वाले का देखें तो 800 लोग हैं जो फुटबॉल को खेलना पसंद करते हैं, राइट? वैसे ही हम बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल, अब देखो अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 600 और 400 के बीच में आ रही है। तो जब बीच में आ रही है तो हम क्या लेंगे? 400 लेंगे, 600 लेंगे? नहीं, हम दोनों नहीं लेंगे भाई। अगर बीच में आ रही है तो बीच वाली वैल्यू लेंगे। सो 400 और 600 के बीच में कौन होगा? 500। सो इसका मतलब 500 लोग हैं जो बेसबॉल को देखना पसंद करते हैं और 400 लोग हैं जो बेसबॉल को खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल पे आ जाइए। बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल देखिए 800 और 600 के बीच में आ रहा है। सो दैट मीन्स कि 700 लोग हैं जो बास्केटबॉल को देखना पसंद करते हैं एंड देयर आर 300 पीपल, बिकॉज अगर मैं ड्रॉ करूंगी, देखिए तो ये आपका बीच में आ रहा है, दैट मीन्स देयर आर 300 पीपल हु वांट टू प्ले बास्केटबॉल, जिन्हें बास्केटबॉल खेलना पसंद है। ओके, कमिंग ऑन टू द टेनिस पोर्शन। टेनिस आप देखो 500 लोग टेनिस को देखना पसंद करते हैं एंड देयर आर 400 पीपल हु लाइक टू प्ले टेनिस। कमिंग ऑन टू गोल्फ, so 400 people are there who want to watch playing golf and there are 200 people who want to play golf. ओके, सो ये सारी डेटा से हमने लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल ली। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच गेम हैज द हाईएस्ट व्यूअर्स? देखने वाला गेम जिसमें सबसे ज्यादा लोग देखते हो कौन सा गेम है? तो सबसे ज्यादा डेटा है 1200। देखने वाले की बात कर रही हूं मैं, तो आपको ग्रीन ग्राफ पे अपनी नजर रखनी है। ग्रीन ग्राफ में सबसे हाईएस्ट है 1200, इसका मतलब कौन सा गेम? फुटबॉल। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, फुटबॉल को देखना लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। Which game has the least viewers? कौन सा गेम है जिसको सबसे कम देखा जा रहा है? So again come on to the green bar. ग्रीन बार में सबसे लोवेस्ट डेटा है आपकी किसकी? 400। दैट मीन्स गोल्फ। गोल्फ ऐसा गेम है जिसको लोग कम देखना पसंद करते हैं, सो इट इज गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट टीम्स हैज अबाउट 400 प्लेयर्स? किसके पास 400 प्लेयर्स हैं? खेलने वाला मतलब पर्पल ग्राफ। सो 400 प्लेयर्स बेसबॉल के पास भी हैं और टेनिस के पास भी हैं। लेट मी चेक, ये सेम है ना? हाँ ठीक है, टेनिस और बेसबॉल दोनों के पास है। तो चलिए देखो, इसीलिए यहाँ पे टीम्स दिया गया है क्योंकि एक नहीं है आंसर। तो बेसबॉल एंड टेनिस दो गेम हैं जिनको लोग खेलना पसंद करते हैं, उनके प्लेयर्स 400 है। हाउ मेनी बास्केटबॉल प्लेयर्स आर इन द सिटी? पूरे सिटी में कितने बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं? तो पूरे सिटी में बास्केटबॉल वाले ग्राफ पे आइए, स्पेसिफिकली इतने, तो कितने प्लेयर्स हैं? 300। सो ओनली 300 प्लेयर्स आर देयर। हाउ मेनी फुटबॉल प्लेयर्स आर देयर इन द सिटी? तो फुटबॉल पे चलते हैं, तो प्ले करने वाले फुटबॉल कौन है भाई? 800 प्लेयर्स हैं सिटी में। अब आ जाता है ट्रू फॉल्स। बास्केटबॉल हैज मोर वॉचर्स देन टेनिस, यानी कि बास्केटबॉल गेम देखने वाले लोग ज्यादा है टेनिस से। बास्केटबॉल कितने लोग देख रहे हैं? 700। टेनिस कितने लोग देख रहे हैं? 500। ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके,
So see how easy it was to compare data, to draw data, to retrieve data, है ना? चलिए अब देखते हैं और कौन से टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं. तो थर्ड चार्ट है हमारा लाइन ग्राफ. ठीक है, इस तरीके के चार्ट तो आप अमूमन कहीं ना कहीं देखते होंगे, कभी मोबाइल पे देख लिया होगा कोई ट्रेंड वगैरह, तो वो इसी तरीके के चार्ट से दिखाया जाता है. ठीक है, अब ये चार्ट आपको क्या शो कर रहा है? ये चार्ट आपको शो कर रहा है अ लाइन ग्राफ टू शो द टेम्परेचर ऑफ द क्लासरूम. ठीक है, मतलब ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि क्लासरूम में टेम्परेचर में कैसे वेरिएशन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी टाइम को शो कर रही है. ठीक है, कि कितने बजे क्या वेरिएशन हुआ, और यहाँ आपका टेम्परेचर शो हो रहा है. ठीक है, कि इतने बजे क्लास में टेम्परेचर इतना था, इतने बजे इतना था, इतने बजे इतना था. ठीक है, अब यहाँ टाइम नहीं लिखा है, बट ये प्रॉपर अगर ग्राफ कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे आपका टाइम जरूर लिखा होगा. But this time is showing that here in this horizontal axis time is shown to you, time is represented to you. और उस हिसाब से आपके ग्राफ डॉट्स बनाए जाते हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर दिया जाता है लाइन से, तो दिस बिकम्स अ लाइन ग्राफ. ओके, चलिए अब स्टेटमेंट से भी समझ लेते हैं क्या होता है. सो लाइन ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो चेंजेस टू मेजरमेंट ओवर टाइम. वक्त के साथ साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम लाइन ग्राफ से शो करते हैं. दिस इज अ कंटिन्यूअस, दे शो द कंटिन्यूअस डेटा. ओके, The data being measured is shown on the vertical axis. जो डेटा मेजर करी जा रही है, यानी टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, तो उसे वर्टिकल पे रखा जाता है. और जो डेटा आपकी मेजर्ड हो रही है, जो टाइम के साथ मेजर हो रही है, उस टाइम को हम हॉरिजॉन्टल पे रखते हैं. ठीक है, डेटा इज प्लॉटेड ऑन अ लाइन ग्राफ इन द सेम वे एज द कोऑर्डिनेट ग्रिड. दीज डेटा प्लॉट्स आर देन ज्वाइंट विद अ स्ट्रेट लाइन. मतलब कहने का कि पहले इस डेटा के प्लॉट्स को प्लॉट करते हैं हम, ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं हम ग्राफ पे सबसे पहले, देन इन पॉइंट्स को हम स्केल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं लाइंस के फॉर्म में, और ये बन जाता है हमारा लाइन ग्राफ. ओके, सो ये होता है लाइन ग्राफ. ये कब बनाते हैं हम? जब हम किसी चीज का मेजरमेंट टाइम के साथ कर रहे हैं. ओके, तो उस केस में हम लाइन ग्राफ का यूज करते हैं. ओके, डिस्क्रीट डेटा के लिए किसका यूज करते हैं? बार ग्राफ का यूज करते हैं. चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं. इमानुअल हैव वर्कड एज अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट. ठीक है, इमानुअल इज अ पर्सन जिसने वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट के तौर पे काम किया है. उसने एक स्टडी करी पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ व्हाइट टाइगर्स की, एंड रिकॉर्डेड ऑन द लाइन ग्राफ शोन अलोंग साइड. उसने व्हाइट जो टाइगर्स होते हैं, जिनकी जो आई थिंक काफी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दे आर एन एंडेंजर्ड स्पीसीज. सो उनके ऊपर उसने एक रिसर्च करी, एक सर्वे किया, और उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. ठीक है, सो यहाँ पे आपका ईयर शो हो रहा है कि कौन से ईयर में कितने व्हाइट टाइगर्स थे, एंड आई थिंक द डेटा इज मिसिंग. यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ व्हाइट टाइगर्स. ठीक है, सो वर्टिकल एक्सिस टाइगर शो कर रही है जिसका मेजरमेंट हम कर रहे थे, और यहाँ पे आपका टाइम. अब देखो टाइम में जरूरी नहीं है घड़ी का टाइम ही शो होगा. टाइम इज ईयर ऑल्सो, टाइम इज डे ऑल्सो, टाइम इज सेकेंड्स ऑल्सो, टाइम इज मिनट्स ऑल्सो, है ना. सो टाइम एक ड्यूरेशन हो सकती है जो वक्त के साथ साथ बदल रही हो. सो टाइम यू नीड टू कीप इट इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड द मेजरमेंट यू नीड टू कीप इट इन वर्टिकल एक्सिस. राइट, अब देखो 2005 में आपके जो नंबर ऑफ व्हाइट टाइगर्स थे वो कितने थे? 12 थे. राइट, 2006 में नंबर ऑफ व्हाइट टाइगर्स आर 20. ओके, 2007 में व्हाइट टाइगर्स की जो पॉपुलेशन होगी दैट वाज दिस. अब ये लाइन मिड है, तो 24 और 28 का मिड क्या होगा? अब आप पूछोगे मैम आप कैसे कह सकती हो? 25 भी तो हो सकता है, 26 भी तो हो सकता है, 27 भी हो सकता है, तीनों नंबर होते हैं. सो बेटा मिड कैसे पता चलेगा? मिड मतलब इन बिटवीन. अब यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 24 और 28 के बीच में किसका डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है. सो दैट 4 को अगर आप मिड निकालोगे तो 2 ही तो मिड हुआ ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 ही तो हुआ, तो 2 आपको 24 में ऐड कर देना. सो दिस बिकम्स 26. 2008 में 28 और 32 के बीच का मिड यानी कि 30. 2009 में कितना हो गया? 32 हो गया. 2010 में कितना हो गया? अगेन दिस इज अ मिड पोजीशन, सो 32 और 36 का मिड हो गया 34. ओके, सो डेटा रिट्राइव कर ली. अब बस क्या करना है? क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. चलिए देखते हैं क्वेश्चंस. फाइंड द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ व्हाइट टाइगर्स फ्रॉम 2008 टू 2009. 2008 से 2009 के बीच में कितने व्हाइट टाइगर्स बढ़ गए? तो 2008 में थे 30, 2009 में थे 32, तो कितने बढ़ गए भाई? 2 बढ़ गए, है ना. सो 2 व्हाइट टाइगर्स की ग्रोथ हुई. How many white tigers were there in 2007? 2007 में कितने white tigers थे? So you can see 26 white tigers थे 2007 में. Which year has the minimum population of white tigers? कौन से ईयर में सबसे कम पॉपुलेशन थी white tigers की? तो ग्राफ देखते हुए सबसे कम यहाँ पे थी 12 नंबर, और वो थी 2007.
2005 में। Now, how many white tigers were recorded in 2010? 2010 में कितने white tigers को रिकॉर्ड किया गया? ग्राफ देखिए, ग्राफ में क्या डेटा शो हो रही? 34। इसका मतलब 34 white tigers थे 2010. So this is how we can get information from the line graph. Okay, so this was the third graph. Now moving on to the fourth graph. According to your class, like from class 6 to 8, अभी आप इतने ही ग्राफ पढ़ोगे, बट सिर्फ इतने ही ग्राफ नहीं होते हैं, और भी ग्राफ्स हैं. ओके, बट जो आपके करिकुलम के लिए मेन है, मैं सिर्फ उसको फोकस कर रही हूँ. चलिए देखते हैं लास्ट ग्राफ, जो कि आप पाई चार्ट्स भी पढ़ेंगे. सो पाई चार्ट्स क्या होते हैं? ये भी एक डिस्क्रीट डेटा को शो करने का वे है, एज प्रोपोर्शनल सेक्टर्स ऑफ अ सर्किल. ये जो पाई चार्ट होता है ना, ये सर्किल में शो किया जाता है. ओके, एवरी सेक्टर ऑफ अ पाई चार्ट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ द होल, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में आप ग्राफ को शो कर सकते हो. लाइक मतलब कि ये पॉपुलेशन कहने का मतलब ये है कि जैसे पिज्जा होता है, पिज्जा में अगर हमने 1 पार्ट खा लिया पूरे 4 पार्ट्स में, सो जो 1 पार्ट था वो पूरे का कितना था? 1/4 था, राइट. सो यहाँ पे हम ऐसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हमें परसेंटेज रिप्रेजेंट करना हो, या जिसमें हमें पूरे का कुछ पार्ट रिप्रेजेंट करना हो. अब अगर मैं फर्स्ट वाले एग्जांपल की बात करूं, जहाँ पे हम पेट्स को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट, क्या वो डेटा यहाँ रिप्रेजेंट हो सकती है? नहीं, बिकॉज हम वहां पे कोई कंपेरिजन नहीं कर रहे थे, वहां पे हम किसी का प्रोपोर्शन नहीं निकाल रहे थे, ना ही हम कोई परसेंटेज निकाल रहे थे, तो वो डेटा यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो सकती. तो जिस डेटा में आप परसेंटेज निकाल रहे हो, जिस डेटा में आप किसी कंप्लीट पार्ट का कुछ पार्ट शो कर रहे हो, वो डेटा हम पाई चार्ट में शो करते हैं. पाई चार्ट का डेटा सर्किल में शो होता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स. ओके, सो ये है आपका पाई चार्ट डेटा. जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक सर्किल है, इसके 4 सेक्टर्स किए गए, 1 2 3 4. इसका ये सेक्टर शो कर रहा है, द डेटा इन दिस सेक्टर इज हाफ ऑफ द होल अमाउंट, यानी कि ये पूरा जो भी डेटा होगा उसका हाफ अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है इस पोर्शन में. और इसे हम परसेंटेज में कह सकते हैं 50%, डिग्री में कह सकते हैं 180 डिग्री. सो पाई चार्ट में आपके 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एक डिग्री के बेसिस पे भी बनते हैं, एक परसेंटेज के बेसिस पे भी बनते हैं. ओके, now this part is showing the 1/4 part of the whole, और ये आपका 25% डेटा कवर कर रहा है एंड 90 डिग्री कवर कर रहा है. Similarly this is showing 1/8 part of the whole, so ये आपका 45 डिग्री शो कर रहा है एंड इट इज ऑल्सो 12.5 डिग्री. ओके, सो मतलब अगर पूरा देखो तो 45 डिग्री, अगर आप सिर्फ इतना येलो पार्ट देखो so this is 12.5 डिग्री. ओके, सो ऐसे तो अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. बस आपको ध्यान ये रखना है कि भाई ये ग्राफ ना कब शो होता है, ये तब हम ड्रॉ करते हैं जब हम डिग्री की बात कर रहे हो, जब हमें चीजें डिग्री में दी गई हो, या हम परसेंटेज की बात कर रहे हो, या हम कोई ऐसी डेटा पढ़ रहे हो, पॉपुलेशन बेस्ड डेटा पढ़ रहे हो, जहाँ पे पूरी पॉपुलेशन का ये हिस्सा, जैसे मान लीजिए हमें इंडिया का एक पॉपुलेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम इसे पाई में करेंगे कि भाई इंडिया में, यूपी में इतना पॉपुलेशन का परसेंटेज है, क्योंकि पूरी इंडिया में आप पार्ट्स कर रहे हो ना, सो आप पाई में शो कर पाओगे. बार ग्राफ्स में कैसे शो होगा? हम पूरे पॉपुलेशन के कुछ कुछ पार्ट्स की बात कर रहे हैं, सो वो आप सर्कल में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यूपी के ऊपर ये पॉपुलेशन परसेंटेज है, और दिल्ली का ये पॉपुलेशन परसेंटेज है, उसके बाद इस सिटी का ये पॉपुलेशन परसेंटेज, तो इस तरीके से आपके स्टेट्स का निकल आएगा. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. अगर यहाँ पे कुछ चीजें और है, वी कैन यूज फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड एंगल टू इंटरप्रेट द डेटा इन पाई चार्ट. 3 चीजें पाई चार्ट्स में रिप्रेजेंट हो सकती हैं. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट हो सकता है, एंगल रिप्रेजेंट हो सकता है, परसेंटेज रिप्रेजेंट हो सकता है, राइट. इफ द होल पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स 120 डिग्री, द वैल्यू ऑफ द ऑरेंज सेक्टर इज 60 डिग्री. ठीक है, अगर ये पूरा पाई चार्ट 120 डिग्री, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो हमारा जो ऑरेंज सेक्टर होता वो 60 डिग्री का होता. अब ये कैलकुलेशन है, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगी. अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कौन सी डेटा किस चार्ट से रिप्रेजेंट की जा सकती है, और उस चार्ट से हमें कैसे डेटा को रिट्राइव करना है. ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं. So the pie chart graph shows the information about the mask solution vendor in a week. Okay, mask, I think it is written. Just a second. Okay, mask sold by a vendor. ठीक है, मतलब कितने मास्क एक वेंडर है, एक बेचने वाला है, वो कितने मास्क एक वीक में शो कर रहा, सेल कर रहा है, वो डेटा आपको इसमें दी गई है. अब देखो डेटा से हमें क्या पता चल रहा है कि ट्यूसडे को 120 मास्क को सेल करता है, वेडनेसडे को 360 मास्क सेल कर देता है, थर्सडे को 300 करता है, फ्राइडे को 240 एंड मंडे को 180. सो एक कंप्लीट उसके पास, अगर हम सारे मास्क को जोड़ दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल उसके पास मास्क थे कितने.
ठीक है, बट ये हम क्वेश्चन से देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ भी रहा है कि नहीं, वरना हम क्यों करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मास्क सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने मास्क सोल्ड हुए। अब वो उसने ये नहीं पूछा नंबर में बताओ, उसने क्या पूछा, परसेंटेज बताओ। ओके, अब परसेंटेज निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो, परसेंटेज तो हम सीख चुके हैं ना। परसेंटेज क्या होता है, एक तरीके से पार्ट ऑफ अ होल, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज में। सो ट्यूसडे को कितने मास्क सोल्ड हुए, 120। ओके, 120 मास्क सोल्ड हुए। अब हमें अगर ये पार्ट है तो इसका होल भी पता होना चाहिए ना। सो ये होल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे मास्क को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 180 प्लस 120 प्लस 360 प्लस 300 प्लस 240। ठीक है, टोटल कितने मास्क थे, तो 6 4 10 और ये 20 यहाँ पे ऐड करिए, 3 4 4 3 7 3 10 1200 मास्क टोटल उसने सोल्ड किए। सो 120 का कितने में, 1200 में, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस 0 will divide this, 12 will divide 120. How many percentage he sold on Tuesday? He sold 10% of the total masks on Tuesday. Okay, so in this manner you will find out the परसेंटेज वैल्यू। टोटल नीचे रखना है, जिसके बारे में बात की जा रही है उसे न्यूमरेटर में रखना है और 100 से मल्टीप्लाई। वेरी सिंपल। ओके, सो 10%। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ मास्क सोल्ड ऑन फ्राइडे, सो मैंने बताया कैसे करना है। सो फ्राइडे को कितने थे, 240, तो 240 अपॉन टोटल दैट इज 1200 into 100. सो दिस 100 will divide this, 12 will divide 240, यानी कि 20% मास्क उसने फ्राइडे को सेल कर दिए। ओके, नेक्स्ट, ऑन विच डे मास्क फॉर सोल्ड द मोस्ट, कौन से दिन सबसे ज्यादा मास्क सोल्ड हुए। तो सबसे ज्यादा मास्क कौन से दिन सोल्ड हुए, तो सामने सामने दिख रहा है, वेडनेसडे को सोल्ड हुए। इसमें हमें कोई परसेंटेज नहीं निकालना है, ना ही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। ऑन विच डे 240 मास्क वर सोल्ड, ये तो बस डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा भाई, फ्राइडे को 240 मास्क सोल्ड हुए थे। सो दीज आर इजी क्वेश्चंस, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, फ्राइडे को सोल्ड हुए थे। नेक्स्ट, विच फ्रैक्शन मास वर सोल्ड ऑन मंडे, क्वेश्चन पूछ रहा है, अब परसेंटेज नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ फ्रैक्शन पूछ रहा है कि मंडे को क्या फ्रैक्शन था मास्क सोल्ड होने का। तो फ्रैक्शन निकालना तो हम जानते हैं, पार्ट ऑफ अ होल। परसेंटेज में निकालने के लिए उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रैक्शन में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस इतना सा काम है। सो मंडे को 180 मास्क सोल्ड हुए थे, पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि होल है 1200 डिवाइडेड, सो दिस इज नाउ, और इसको 6 से कर दिए, 6 3 18, 620, यानी कि 3/20 फ्रैक्शन, 3 out of 20, ये आपका फ्रैक्शन बन गया मंडे का। ओके, सो दिस इज हाउ पाई चार्ट इज रिट्राइव्ड। ठीक है, इस तरीके से हम पाई चार्ट से डेटा को रिट्राइव कर लेते हैं। ठीक है, किसी दिन मैं आपका कोई सेशन लूंगी जिसमें मैं आपको सारे चार्ट्स को ड्रॉ करना बताऊंगी। चार्ट्स ड्रॉ करने में बहुत मजा आती है, जितनी मजा आपको चार्ट से डेटा निकालने में आती है ना, उतनी ही डेटा से चार्ट बनाने में भी आती है। ठीक है, सो इस तरीके से हम पूरा सेशन समझते हैं, कैसे क्या डेटा से होता है, डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है, और जो हमारा एरा है, मैंने जैसे बताया था, ये पूरा टाइम, ये पूरा जितनी भी चीजें आजकल हो रही हैं, एवरीथिंग इज यूटिलाइजिंग, एवरीथिंग इज मेंटेनिंग डेटा, सब में डेटा लग रहा है, डेटा इस्तेमाल हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, डेटा एनालाइज हो रहा है, हर जगह डेटा का ही काम हो रहा है, और वो इसी तरीके से होता है। आपने तो उसका एक बहुत बहुत छोटा सा पोर्शन देखा, और उसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस देखे, इस पे तो पूरी फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, सो यू कैन सर्च अबाउट इस कि इससे आपके आगे क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना, ये भी आप सर्च कर सकते हो, अभी से ढूंढ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम मिलेंगे किसी सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात कर लेंगे इसी के ग्राफ के बारे में या किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप ये ढूंढिए कि इससे क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, आपको मजा आएगी ढूंढने में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।